उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आगाज हो गया है। आज पहले दिन शोक प्रस्ताव लाए गए, जिसमें सभी नेताओं ने दिवंगत स्वर्गीय कल्याण सिंह और स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और तमाम पूर्व विधायकों को लेकर शोक प्रस्ताव सदन में तमाम नेताओं ने रखा। अब कांग्रेस का कहना है कि आगामी 4 दिनों के भीतर सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी। हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी असमय हमारे बीच से चली गई। हमको जो संवेदनाएं आज सदन में सभी साथियों ने दी। हमारे दूसरे विधायक ओम गोपाल जी हैं, गोपाल राव जी हैं, वो भी असमय हमारे बीच से चले गए। और जो लोग हैं उनको सभी ने जो है संवेदनाएं जो है व्यक्त की और अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा किए कि किस तरीके से जो है हमारा अनुभव रहा है। तो आज किसी को क्या शिकायत होनी, आज तो जो है संवेदनाएं व्यक्त की गई और जो व्यक्ति भी संवेदना व्यक्त करना चाह रहा था अध्यक्ष जी ने सबको जो है समझ लिया। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या भले ही कम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी 4 दिन जो सत्र के बचे हैं उनमें कांग्रेस जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सत्र में उठाएगी। देखना होगा कि कांग्रेस का ये दावा कितना और किस हद तक सच साबित होता है। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज, देहरादून। एक शख्स की भीड़ द्वारा पिटाई करने का वीडियो का मामला सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया में वो वीडियो की अगर बात करें तो बेहद ही वायरल हो गया। वायरल होने के बाद हालांकि पुलिस द्वारा उस वीडियो के वायरल के आधार पर जो लोग पिटाई कर रहे हैं उन पर कायमी की गई है, FIR दर्ज की गई है। लेकिन बड़ी तादाद में जो भीड़ द्वारा उस युवक की पिटाई की गई है, उसके बाद आनंद फानंद जो है वहाँ पर काफ़ी लोग थाने का घेराव करने भी पहुँच गए। थाने का घेराव करने के पश्चात पुलिस जो बाणगंगा पुलिस है, बाणगंगा थाना पुलिस है, वो अंदर ही गेट बंद कर बैठ गई थी। लेकिन भारी तादाद में जब पुलिस फोर्स पहुंची, वहां से थाने की पुलिस बाहर आकर फिर वहां पर समझाइश दी गई। ज्ञात हो कि अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले युवक को एक समुदाय द्वारा जो है दूसरे समुदाय के युवक की पिटाई कर दी गई, जहां पर भारी तादाद में लोगों ने उस व्यक्ति को पीटा है। ज्ञात हो कि अब उस मोड़ में एक नया मामला सामने आया, जहां पर जो व्यक्ति था वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है और वहां पर चूड़ी बेचता था। लेकिन अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक अपने बयान पर कहा है कि जो व्यक्ति है वह हिंदू नाम रखकर और फर्जी आईडी बदलकर अपने साथ कई फर्जी आईडी लेकर और हिंदू इलाके पर जाकर वहां पर चूड़ी बेचता था, जिसकी वजह से भीड़ वहां पर उग्र हो गई और उग्र भीड़ ने जो काफ़ी ज़्यादा में तादाद में उस युवक को लोगों ने वहां पर घेर लिया और जिसके बाद जो है उसकी पिटाई कर दी। बहरहाल इस मामले पर पुलिस एक्शन मोड पर है और गृह मंत्रालय की भी बात करें तो सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जो है दोनों पक्षों पर, अगर पहले पक्ष की बात करें तो जिन लोगों ने पिटाई की है उनके खिलाफ भी करीब 3 लोगों के खिलाफ और कई अन्य साथियों के खिलाफ जो है कई मामलों में FIR दर्ज की गई है। वहीं जो लोगों ने थाने का घेराव भी किया था उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पूरा मामला अगर बात करें तो जहां पर अगर समुदाय की बात करें तो एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई थी, जिसको हालांकि पुलिस की तरफ से अब उस सांप्रदायिक रंग को देने से पहले ही उसको रोक लिया गया और जहां पर युवक की पिटाई की गई थी, अब उस युवक की अगर बात करें तो अब जो है जिन लोगों ने पिटाई की थी उनमें से 2 लोगों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की अब कार्रवाई जारी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर संबंधित युवक की बात करें तो अब उस युवक के खिलाफ भी अब नई बातें सामने आई हैं, जहां पर व्यक्ति मुस्लिम होने के बाद जो है करीब 2 फर्जी आईडी लेकर साथ चलता था और साथ ही हिंदू नाम बताकर चूड़ियां जो है जाकर वहां पर कॉलोनियों में बेचता था। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस तमाम मामलों को किस तरह से लेती है और क्या कार्रवाई करती है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। 100 करोड़ वसूली मामले में ईडी ने आज 4,500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के PA पलांडे और उनके सहायक शिंदे
को नामदर्ज करते हुए करीब 4,500 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें बताया है कि परमबीर सिंह द्वारा 100 करोड़ की वसूली के मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ नामजद करते हुए यह चार्जशीट दाखिल की गई है। विशेष कोर्ट में यह दाखिल की गई चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से अनिल देशमुख और उनके तमाम सहयोगियों ने मिलकर 100 करोड़ वसूली का मामला सामने आया था, जिसमें अप्रदर्शन निदेशालय ने बीच में नागपुर सहित मुंबई के कई ठिकानों पर अनिल देशमुख के घर और दफ्तर में छापेमारी की थी। इस दौरान अनिल देशमुख के पीए और उनके सहयोगी सिंधे को गिरफ्तार किया था। फिलहाल यह पहली चार्जशीट होगी जो ईडी ने वसूली मामले में दाखिल की है। यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी और भी कई जो है खुलासे कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ईडी ने अनिल देशमुख और उनके बेटे को कई बार समन देकर बुलाया था, लिहाजा अनिल देशमुख अब तक जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल पहली चार्जशीट यह दाखिल कर दी गई है, जिसमें अनिल देशमुख को पीए पलांडे और उनके सहायक सहयोगी सिंधे के खिलाफ नाम दर्ज किया गया है। जानने वाली यह भी बात है कि लगातार जिस तरह से ईडी जांच कर रही थी उसमें तमाम बड़े अहम खुलासे हुए थे, जिसमें पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ का पत्र देकर यह बताया था कि गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने 100 करोड़ वसूली की जो है मांग की थी, जिसके आरोप में सचिन वजह सहित तमाम लोग जो है जेल कस्टडी में हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सुप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। बनेठेर चंदोसी हाईवे मार्ग NH 509 पर लगातार हो रही मोबाइल की चोरी के प्रकरण सामने आ रहे थे, जहां पर थाना बनेठेर प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह के द्वारा टीम का गठन किया गया और मोबाइल चोरी के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पूछताछ के दौरान जिसमें साने आलम और अजमल नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साने आलम को कुंदरकी और मुरादाबाद का निवासी बताया जा रहा है, जबकि ये अंतर जनपदीय गिरोह के लोग बताए जा रहे हैं, जिनका एक साथी अभी मौके से फरार हो गया है। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया है कि इनके पास से 7 मोबाइल और एक अवैध शस्त्र तमंचा बरामद किया गया है तथा इनके पास से 2 जिंदा कारतूस और एक जिसे इस्तेमाल करते थे वो बाइक भी बरामद की गई है, जबकि एक साथी इनका अभी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार उसकी फिराक में है और उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियतों ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था, जहां आज मैनपुरी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर वैसी दरिंदे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में बीती 18 तारीख को मासूम 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था, जिसके पुलिस ने मामले को पंजीकृत कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी युवक को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी मां का रिलेटिव बताते हुए उसको गाला फुसला करके कस्बे से बाहर ले गया और बड़ी बच्ची के साथ उसने जघन्य कांड रेप कर दिया। इस पर इसके बाद फिर काफ़ी देर बाद पुलिस को जैसे सूचना मिली, तत्काल अभियोग दर्ज करके और इसमें CCTV फुटेज, क्योंकि अन्य कोई एविडेंस नहीं था, कस्बे में CCTV फुटेज 8-10 जगहों से पिकअप किए गए और फिर उसको डेवलप करके फिर ये अभियुक्त जो कि छिबरा मऊ कन्नौज में बेसिकली रह रहा था, उसको वहाँ से अरेस्ट किया। वहीं आज गिरफ्तार किए हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी। कौशाम्बी में सरातू तहसील क्षेत्र के नियामतपुर गांव में डायरिया फैला हुआ है। अभी कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से लोग उभर भी नहीं पाए कि गांव में डायरिया फैल गई। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। कुछ लोगों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है तो
कुछ लोगों का गांव में इलाज चल रहा है। अगर सरकारी डॉक्टर की बात करें तो अभी तक मौके पे कोई भी सरकारी डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं और न ही कोई बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं। गांव में लोगों का कहना है कि कुएं के पानी पीने से गांव में डायरिया फैला हुआ है। गांव में काफी गंदगी भी दिख रही है। न कोई सफाई कर्मी है, न कोई अधिकारी मौके पहुंच के गांव के लोगों के हालचाल पूछा है। देखने वाली बात होगी कि डायरिया जैसी गंभीर बीमारी से लोग कब उबर पाते हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। 14 अगस्त की शाम रीवा जिले के अमैया थाना अंतर्गत एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन आज रीवा पुलिस ने इसका भी खुलासा कर दिया है। रीवा पुलिस के द्वारा बताया गया कि 14 अगस्त की शाम जिस प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी वह प्रॉपर्टी डीलर रोहिणी प्रसाद पटेल है और उसकी हत्या प्रॉपर्टी के संबंध में ही कुछ नाबालिग लड़कों ने कर दी थी, जिनका खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह कर दिया गया है कि 5 अभी तो नाबालिग लड़के पकड़े गए हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया कि यह एक किलिंग मर्डर था। इसमें नाबालिगों को एक किलर ने सुपारी दी थी, जिस कारण से नाबालिग बच्चे पहुंचे और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दिए। हालांकि पुलिस ने 5 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वहीं अन्य जो आरोपी थे उनका भी पता तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ से कुछ सबूत छूट रहे हैं, क्योंकि जो सुपारी किलर नाबालिग बच्चों को सुपारी दिया अभी तक उसका कोई भी पता पुलिस को नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने खुलासा करते हुए यह साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या 5 बच्चों ने की थी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं रीवा पुलिस के द्वारा निवेदन करते हुए यह आम नागरिकों से अपील की गई है कि अपने अपने बच्चों पर माँ बाप नज़र रखें, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे हैं इन्हें मोबाइल दे दिया जाता है और मोबाइल में ये कई सारे वीडियो देखते हैं, जिसमें तो दबंग स्टाइल में बहुत सारे वीडियो रहती है, जिसको देखकर इनके मन में कहीं ना कहीं नशे के प्रति भी लगाव बढ़ता है और यह अपराध को भी अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी अमैया थाना अंतर्गत देखा गया कि सिर्फ छोटे छोटे बच्चों ने, नाबालिग बच्चों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि रीवा जिले में अगर देखा जाए तो रीवा जिले में इन दिनों अपराध तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। कोरोना महामारी में एक तरफ जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अगर उनका रोजगार छीन लिया जाए तो उन्हें कितनी समस्या होगी ये आप समझ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला आज रायबरेली के मिल एरिया औद्योगिक क्षेत्र में संचालित बिरला सीमेंट फैक्ट्री में देखने को मिला, जहां पर आज सीमेंट फैक्ट्री का गेट बंद करके कर्मचारियों को उसमें प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने फैक्ट्री के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा हमें बिना नोटिस और बिना जानकारी दिए आज हमको फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने से रोका गया है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने आज वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री के द्वारा लगातार हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। फैक्ट्री के द्वारा पहले कहा गया था कि आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आज लगभग 18 से 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन फैक्ट्री के द्वारा हमें परमानेंट नहीं किया गया और ठेकेदार के द्वारा लगातार कागजों पर दस्तखत भी करवा लिए जाते हैं। ना कोई इन्फॉर्म किए हम लोग को गेट के अंदर एंट्री मना कर दी गई कि आपकी गेट आपके लिए बंद हो गया है। किस लिए बंद कर दिया गया? क्यों अंदर जाने नहीं दिया जा रहा? कुछ कोई वजह पता चल रही तब तो सर, यही वजह तो पूछा जा रहा है कि कारण आप बताइए। ट्रिब्यूनल वाला चर्चा, हम लोगों का केस जो है क्रिमिनल में भी है, DM साहब के पास भी है और ये सब जगह जगह है। 9 तारीख को भी पेशी है। ऐसा धरना कई बार कर चुके हैं आप लोग जो है मांगों को लेकर, तो क्या है आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं दिया जा रहा ना, वही मांगे के लिए दबाव बनाने के लिए आज हमें ये प्रताड़ना दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैलन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। सीतापुर जनपद में
लूट, हत्या, चोरी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस का इकबाल कहीं न कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अगर खुलासे की बात करें तो पुलिस विभाग जल्द ही खुलासा तो कर देती है, मगर क्राइम पे कंट्रोल नहीं लग पा रहा। ताजा मामला सीतापुर जनपद के रेउसा थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक सालपुर गांव में अज्ञात शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उसी गांव में सालपुर में उसकी बहन रहती थी। जब वह मौके पर पहुंची तो उसने अपने भाई सर्वेश कुमार के नाम से पहचान की। वहीं बता दें कि उसकी बहन ने बताया कि कल हमारा भाई 2 बजे से लगभग घर से निकला था राखी बंधवाने और हमारे घर आ रहा था, मगर तब से इसका पता ही नहीं चला कि सर्वेश कहाँ गया। जिसके बाद मैंने अपने पिता को भी फोन करके सूचना दिया कि अभी तक सर्वेश नहीं घर पे आया है। आज सुबह उसको ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में उसका शव देखकर हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है और सीओ बिस्वा का दावा है कि जल्द ही इस मर्डर का खुलासा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एबी न्यूज, सीतापुर। चिड़िया थाना क्षेत्र के ऊंच डीह गांव के जमुआर नाले पर खड़े हैं। आपको बताते चले कि कल यहाँ एक जमुआर नाले के नदी में तैरती हुई लाश मिली थी, जो यहीं ऊंच डीह गांव के महिला की लाश थी और उसके परिवार के लोगों ने ही उसकी हत्या करके फेंक दिया था और साथ में एक लगभग 2 साल का बच्चा भी था। उस मृतक महिला का शव तो बरामद हो गया था, लेकिन बच्चे का शव बरामद नहीं हो पाया था, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा गया और एनडीआरएफ की टीम द्वारा 24 घंटे से रेस्क्यू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बच्चे का शव नहीं मिल पाया है। अब बच्चे का शव ढूंढने के लिए पुलिस टीम और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से लगी हुई है और बच्चे का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा बच्चे के शव के लिए आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। एएनबी न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। एक तरफ सरकार कहती है कि टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना से हमको अगर जीतना है, कोरोना को अपने देश से भगाना है तो टीकाकरण आवश्यक है। वहीं पर देखा जाए दूसरी तरफ तो टीके को लेकर जो है लोगों में मारामारी मची हुई है। जितने भी सीएचसी और पीएचसी हैं वहां पर जो है टीके की कमी पाई जाती है। लोग आते हैं, लाइन लगाते हैं और लाइन भी इस तरीके से रहती है कि एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वीडियो में लोग एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, लेकिन जब वो अपनी लाइन लगाकर जो है नंबर वहां पहुंचता है, पता चलता है कि टीका ही खत्म हो गया है। आखिर स्वास्थ्य विभाग की ये लचर व्यवस्था कब दूर होगी? क्या नाम है दादी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? क्या समस्या आ रही है? टीका नहीं लग पाया, कब से आ रही? आप 60 साल के ऊपर हैं, आपके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है? गाँव में लग नहीं पाया था। ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि लगातार टीकाकरण हो रहा है लेकिन टीके की कमी भी लगातार बनी हुई है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जयसवाल, एएनबी न्यूज, अमेठी। कानपुर में बीती रात एक साले और बहनोई के रिश्ते को साले ने तार तार कर दिया। कानपुर आउटर के बिजनू थाना अंतर्गत आजाद नगर चौकी के गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले 21 वर्षीय अनुज मिश्रा ने अपने बहनोई को कुदाल से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कानपुर में कल रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। ऐसे में अनुज मिश्रा की बहन उसके घर पर उसे राखी बांधने आई थी, लेकिन बहन के शरीर में चोट के निशान को देख करके अनुज व्याकुल हो गया और अपनी इस परेशानी को लेकर के वो दोस्तों के साथ शराब पीने निकल पड़ा। देर रात जब वो घर वापस लौटा तो उसके बहनोई भानु वाजपेयी उसके घर पर बैठे थे, जिसको लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई और वहां पर रखी कुदाल से अनुज ने अपने बहनोई पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अनुज के इस हमले से भानु वाजपेयी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर पर ऊपरी कमरों पर रह रही उसकी बहन जब नीचे आकर के देखती है
तब तक उसका सुहाग उजड़ चुका था। सूचना पर पहुंची मौके पर आला अधिकारी पुलिस के साथ कई लोग वहां पर मौजूद रहे। शव को पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं अनुज का यह कहना था, क्योंकि आपको बताते चले इस घटना के बाद आरोपी अनुज वहां से भागा नहीं बल्कि वहीं पर बैठ करके पुलिस का इंतजार करता रहा। साले के द्वारा किया गया इस कृत्य से कहीं ना कहीं त्योहार को रक्त रंजित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रोहित वर्मा के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुसार कर रहे हैं जिले में नए कप्तान पवन कुमार कार्य। SSP खुद मौके पर जाकर जिले के थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और थाना अध्यक्षों को साफ निर्देश दे रहे हैं कि पीड़ित की सुनवाई की जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। गाजियाबाद के SSP का कहना है कि पीड़ित को न्याय देना और अपराध और अपराधी को जड़ से खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि गाजियाबाद के SSP के निर्देश के बाद थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज कितना कार्य करते हैं यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन गाजियाबाद के SSP खुद मौके पर जा रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। एक उनका यह संदेश भी जिले में चला गया कि यह कप्तान काम करने वाले हैं और काम करके ही मानेंगे, अपराध खत्म करके ही मानेंगे। जनता उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि थाना अध्यक्ष गाजियाबाद की पुलिस उनकी मंशा अनुसार काम कर पाती है या नहीं। लेकिन कप्तान ने साफ कह दिया कि पीड़ित को न्याय दिया जाए। अगर कहीं पे भी पीड़ित को न्याय ना दिया जाए, उनको चक्कर कटाते थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग में परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। जी, आने वाली 25 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरुआत मंगलौर विधानसभा से की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत के नेतृत्व में युवा मांगे रोजगार मिशन की शुरुआत की जाएगी। मंगलौर विधानसभा में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। 25 अगस्त को कांग्रेसी एक रैली का आयोजन करेंगे और युवाओं को बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड में चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि 25 अगस्त को युवा मांगे रोजगार मिशन की शुरुआत की जाएगी। ANB के लिए मंगलौर से अकील अहमद की रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों पर सहारनपुर पुलिस लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है। सहारनपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर H चन्नप्पा द्वारा अब जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना जनकपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताना चाहूंगा, मुखबिर की सटीक सूचना पर जनकपुरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, तीनों अभियुक्त सात्री किस्म के अभियुक्त हैं, जो हरियाणा जैसे राज्य और उत्तराखंड जैसे राज्य में बाइक बेचने का कार्य करते थे। आज पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शहजाद अंजुम, ANB न्यूज सहारनपुर। यूपी के जनपद हाथरस में स्टेशन के सामने नीम पर 25 वर्षीय युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवारजनों ने हत्या कर पेड़ पर शव लटकाने का आरोप लगाया है। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज हाथरस। जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज के सराय पचुड्डा गांव का मामला है। यहां पर 2 पक्षों में
ताजिया निकालने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में जब पूर्व प्रधान व गांव के वर्तमान प्रधान सहित सैकड़ों लोगों ने थाना अचलगंज में शिकायत लेकर के आए, तो वहां के अचलगंज एसएचओ द्वारा उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही उन्हें धमकाया गया कि आपको भी उल्टे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इसी को संज्ञान में लेते हुए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोगों ने काफी आकर के सैकड़ों लोग आकर के एसएचओ अचलगंज का घेराव किया है। काफी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर बात करते हैं। जी आप बताइए क्या समस्या थी? समस्या थी कि ताजिया के दिन यूपी गवर्नमेंट का भी आदेश था कि कोई ताजिया कहीं नहीं निकलेगा, जुलूस वगैरह। तो सराय पचोड्डा में कुछ लोगों ने ला के ताजिया निकालने का प्रयास किया। तो जब ताजिया ला के गांव के किनारे पहुंचे तो गांव के प्रधान और पूरा गांव ने एक साथ जुट होकर इसका विरोध किया कि ताजिया यहाँ नहीं दफन होगी। ताजिया जहाँ दफन होते थे उनको सरकारी जगह अलॉट है। ये अवैध कब्जा करने के चक्कर में अभी वहाँ ताजिया गाड़ देंगे, फिर किसी दिन मदरसा खड़ा कर देंगे और उसके बाद मस्जिद बना लेंगे। तो गांव के निवासी चाहते हैं कि हम ग्राम समाज की जमीन किसी को कब्जा होने नहीं देंगे। हम ताजिया का विरोध नहीं करते हैं, हम स्थान का विरोध करते हैं। जो ताजिया जहाँ गढ़ते हैं उनको चिन्हित किया जाए और वहीं पे गाड़े जाए। ये हमारा प्रशासन से अनुरोध है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे बजरंग दल के, इनका कहना है कि ताजिया निकालने का आदेश भी नहीं था, फिर भी जो है एसएचओ अचलगंज द्वारा ताजिया निकालने। बात ये होगी कि जिला अधिकारी या उन्नाव कप्तान के द्वारा अचलगंज एसएचओ पर क्या कार्रवाई की जाती है और ताजिया निकालने वाले लोगों पर भी क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। उन्नाव से एनबी न्यूज के लिए बोधराज। थाना नेटौर क्षेत्र में शालू रोड पर एक नाले में शव मिलने से अचानक शहर में सनसनी फैल गई, जिससे पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। शव का कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की छानबीन में लगी हुई है। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर।